हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। हम लोग जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के लिए सेकेंड सेमेस्टर के लिए क्लास नंबर 6 है ये। इससे पहले जो है 5 क्लास सामाजिक विज्ञान की अपलोड हो चुकी हैं। एक बात और है कि जो सेकेंड जो सेमेस्टर है उसके लिए प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है, उसमें आप लोग जाके देख सकते हैं। उसमें गणित और विज्ञान, ठीक है, गणित और विज्ञान बहुत ही बेहतरीन तरीके से समाप्त कर दिया गया है। जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उनकी सहायता से जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो अति लघुत्तरीय हों, वस्तुनिष्ठ हों या लघुत्तरीय हों, ठीक है, उनको इतने ढंग से बताया गया है कि वो किसी भी पैटर्न में पूछे जाएंगे तो आप उनका हल आसानी से निकाल सकते हैं। उनको आसानी से आप लोग जो है अच्छे तरीके से लिख के आ सकते हैं और अच्छा से अच्छा मार्क्स गेन करने की जो है हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। चलिए बिना देरी किए हुए सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। 30 प्रश्न है, इसमें धैर्य बना के आपको बैठना है। ठीक है, तो आज के इस गला काट कंपटीशन में धैर्य का बहुत बड़ा रोल है, तो उसको आप लोग खत्म मत करिए, धैर्य बना के बैठे रहिए। स्वेज नहर जो है किन दो सागरों को जोड़ता है? बीटीसी 2015 में ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए, यह नहर स्वेज के स्तूपों से होकर अफ्रीका और एशिया को विभाजित करते हुए भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। किसको किससे जोड़ता है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करता है कौन? स्वेज नहर। ठीक है, 1858 में फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने नहर का निर्माण के व्यक्त उद्देश्य के लिए स्वेज नहर कंपनी का गठन किया था। ठीक है, अब कहने का मतलब यह है कि देखिए, जो कुछ विवाद हुए थे जिससे जो है जो स्थल मार्ग है वो अवरुद्ध हो गया था, तो स्वेज नहर का जो है निर्माण किया गया, इसलिए ताकि जो है वो लोग एशिया से क्या कर सकें? व्यापार कर सकें। ठीक है, स्पेन, पुर्तगाल, ब्रिटेन, इसकी बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली हवाओं को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, ये तो 1 नंबर का प्रश्न है, लेकिन उसको जो है हम लोग अच्छे तरीके से करें। देखिए, ताकि जो है 2 नंबर में भी आए तो आप आसानी से कर सकें। देखिए, टुंड्रा पृथ्वी के सबसे ठंडे फसल वाले बायोम है, जो मुख्य रूप से अलास्का, कनाडा, रूस, ग्रीनलैंड में ध्रुवीय क्षेत्रों में उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं। ठीक है, जो टुंड्रा होते हैं वो जो ठंडे प्रदेश ऊपरी क्षेत्र में देखे होंगे आप लोग, अगर थोड़ा सा मैप का ज्ञान होगा तो वहाँ पे अलास्का है, कनाडा है, रूस है, ग्रीनलैंड है, इन्हीं क्षेत्रों में टुंड्रा फसल पाए जाते हैं और वहीं पे जो है ये हवाएं बहती भी हैं। आइसलैंड और साथ ही उप अंटार्कटिका द्वीप कम वर्षा होता है वहाँ पे, और भूमि के नीचे मिट्टी की भारी और अस्थायी रूप से जमी होती है। ठीक है, कम वर्षा और भूमि के नीचे का मिट्टी का भाग स्थायी रूप से जमा होता है। यहाँ बर्फीली आंधियां चलती हैं। उत्तरी ध्रुव से आने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहते हैं? पुर्गा कहते हैं। ये सिर्फ 1 नंबर का प्रश्न था, पुर्गा, लेकिन हमने यहाँ पे टुंड्रा के बारे में सारी जानकारी दे दी ताकि आपको कुछ भी आएगा तो आप जो है वहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। अमेजन तथा जायरे घाटी के लोगों के मुख्य व्यवसाय क्या थे? बीटीसी 2015 में पूछा गया है। अमेजन तथा जायरे घाटी के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो देखिए, उनका मुख्य व्यवसाय था मछली पालना, दुग्ध उद्योग और पशुपालन। ठीक है, ये जो है उनका मुख्य उद्योग था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। आग्नेय शैल के उदाहरण बताइए। देखिए, आग्नेय शैल होते क्या है? जो डायरेक्ट जो है मैग्मा के रूप में ज्वालामुखी से निकलते हैं, ज्वालामुखी के उद्गार के दौरान निकलते हैं, वही क्या होते हैं? प्राथमिक शैल कहिए या उनको आग्नेय शैल कहिए, दोनों एक ही बात है। ठीक है, आग्नेय चट्टानें पृथ्वी के आंतरिक भाग से मैग्मा और लावा से बनती है, उन्हें प्राथमिक चट्टान के रूप में जाना जाता है। जो आग्नेय चट्टानें हैं वो आंतरिक भाग से ज्वालामुखी से मैग्मा और लावा के रूप में निकलती है, उन्हें प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। ठीक है, मैग्मा के ठंडा होने और जमने पर आग्नेय चट्टान बनती है। जब मैग्मा ऊपर की ओर गति करते हुए ठंडा होकर ठोस के रूप में परिवर्तित हो जाती है तो उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। जब ठंडा हो गई मैग्मा और मतलब कि चट्टान के रूप परिवर्तित चट्टान के रूप धारण कर ली तो उसे क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान कहते हैं। अब जो है जो मुख्य प्रश्न था कि आग्नेय चट्टान के उदाहरण क्या है, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, आग्नेय चट्टान के 2 ही उदाहरण पूछा है, लेकिन मैं जो है कम से कम 10 बता दे रहा हूँ। आप लोग जो है कुछ किसी भी चीज को याद कर सकते हैं।
ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, ग्रेब्रो है, ऑक्सीडिसियन है, डायरोराइट है, डोलोराइट है, एंडोसाइट है, पेरिडो पेरिडोटाइट है, फ्लेसाइट है, पिचस्टोन है, प्यूमाइस है, इत्यादि है। ठीक है, लेकिन ग्रेनाइट, बेसाल्ट ये जो है बहुत ही कॉमन नाम है, इसको आप लोग आसानी से याद कर लीजिएगा। ठीक है, पैंजिया किसे कहते हैं? थोड़ा बहुत इतिहास का ज्ञान होगा तो आप लोग इसको देख सकते हैं कि पैंजिया किसे कहते हैं। देखिए, लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले पैंजिया विभाजित होकर होना शुरू हुआ था और क्रमशः उत्तरी एवं दक्षिणी घटकों का निर्माण करते हुए लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड के रूप में बड़े महाद्वीप भूभाग में टूट गया था। हमारे जो भूवैज्ञानिक हैं, भूगोलवेता है, उनका कहना है कि जो ये पृथ्वी का आप 7 महाद्वीप में देखते हैं, ये सिर्फ एक ही था और जिसका नाम था पैंजिया। बाद में 2 में टूटा, फिर जो है कई भागों में टूट गया, अब और आपस में टकरा टकरा के जो है पर्वतों का निर्माण हुआ, पठारों का निर्माण हुआ, जो भी हुआ। ठीक है, लेकिन पैंजिया जो है शुरू में एक ही था। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। प्रथम तथा द्वितीय बौद्ध सभाएं किस के शासनकाल में आयोजित की गई थी? बीटीसी 2015 में पूछा गया है। देखिए, जो बौद्ध संगीतियां हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी रूप में एग्जाम्स में ये पूछ ली जाती हैं। ठीक है, देखिए, वह शासक जिस समय प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था, अजात शत्रु था। ठीक है, अजात शत्रु के शासनकाल में 483 ईस्वी पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यपु था। कौन था? महाकश्यपु था। काला अशोक के शासनकाल में वैशाली 383 ईस्वी में पूर्व जो है हुआ था। सबाकामी की अध्यक्षता था। ठीक है, सबाकामी अध्यक्ष थे, द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। तो प्रथम और द्वितीय पूछ रहा है, वो आपके सामने दिया हुआ है। शासनकाल किस भी दिया हुआ है, कब हुआ था वो भी दिया हुआ है, कौन अध्यक्ष था वो भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आपको याद रख लेना है। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, कुषाणों ने जो है इस काम को किया था। कुषाण जो है क्या थे? इंडो ग्रीक थे। इंडो ग्रीक थे। ठीक है, कभी कभी आपके ऑप्शन में यह भी आएगा वस्तुनिष्ठ में कि ग्रीक ने, इंडो ग्रीकों ने। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, या कुषाणों ने, तो कुषाण भी यार मार सकते हैं, इंडो ग्रीक भी मार सकते हैं। भारत में पहली बार सोने के सिक्के कुषाण वंश द्वारा जारी किए गए थे। कुषाण वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था? कुजुला कड़फिसेस। ठीक है, कुजुला कड़फिसेस या कड़फिसेस प्रथम था। ठीक है, ये क्या था? कुषाण वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक था। प्रश्न संख्या 8 पे हम लोग आते हैं। ठीक है, बराहमिहिर कौन था? बीटीसी 2016 में पूछा गया है। देखिए, 30 प्रश्न हम लोग जो है 22 से 24 मिनट में कर लेते हैं और ये ऐसे प्रश्न है जो बार बार किसी न किसी रूप में आपके पूछे जाएंगे, क्योंकि ये आपके कोर्स से संबंधित है। तो कोर्स के अलावा ये लोग क्या पूछ सकते हैं? ठीक है, तो देखिए, बराहमिहिर कौन था? बराहमिहिर ईसा की 5वीं-6वीं शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ और खगोलज्ञ थे। ठीक है, खगोल शास्त्री थे, गणितज्ञ भी थे बराहमिहिर। बराहमिहिर ने अपने पंच सिद्धांत में सबसे पहले बताया कि अयनांश का मान जो है 52.32 सेकंड के बराबर है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से ये एक थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कह सकते हैं कि समकालीन थे। बराहमिहिर भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। ठीक है, और ये जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। प्रश्न संख्या 9 पे हम लोग यहाँ पे आते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका निर्माण किसने करवाया? बीटीसी 2016 में पूछा गया है। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका निर्माण किसने करवाया? ठीक है, देखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है भारत के उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। उड़ीसा के पुरी जिले में समुद्र तट पर पुरी शहर के लगभग जो है 35 किलोमीटर 22 मील उत्तर पूर्व में कोणार्क में एक 13वीं शताब्दी वर्ष 1250 में सूर्य मंदिर है। ठीक है, ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है और उड़ीसा में पुरी जिले में स्थित है। ठीक है, मंदिर का श्रेय जो है पूर्वी गंग वंश के प्रजा प्रथम नरसिंह देव प्रथम को जाता है। यानी कि इसको जो है बनवाने का श्रेय गंग वंश के राजा प्रथम नरसिंह देव प्रथम थे, उनको जो है जाता है। प्रश्न संख्या 10 पे हम लोग यहाँ पे आते हैं। ठीक है, चोलों के शासनकाल में जनपद तथा गांवों को क्या कहा जाता था? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चोल के जो भी प्रांत को क्या कहते हैं, आयुक्त क्या कहते हैं, ठीक है, जिलों क्या कहते हैं, सबको जान लेंगे। ठीक है,
तो चोलों के शासनकाल में जनपद और यानी कि जिले को और गांव के क्या कहा जाता था? देखिए, साम्राज्य को, प्रांतों को मंडलम कहा जाता था, आयुक्त को बलनारस और जिले को नाडु कहा जाता था, ठीक है। खुर्रम गांव के समूह कहा जाता था, ठीक है। तो खुर्रम चोल प्रशासन की सबसे निचली इकाई थी। बड़े तोपों को अलग से प्रशासन किया जाता था और इसे तन्यूर कहा जाता था, ठीक है। जो बड़े तोप थे उनको जो है अलग से प्रशासन दिया जाता था, उन्हें तन्यूर कहा जाता था। भूरा राजस्व एकत्र करने के लिए उचित भूमि सर्वेक्षण भी था, लेकिन नाडु जिले को, खुर्रम गांव के समूह को, प्रांत को मंडलम और आयुक्त को बलनाडस। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। इब्राहिम लोदी और बाबर का युद्ध कब और कहां पे हुआ था? बीटीसी 2016 में पूछा गया। देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध जहीरुद्दीन बाबर और दिल्ली के लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। युद्ध में जहीरुद्दीन बाबर ने लोदी को परास्त कर दिया। लोदी जो है, लोदी की इस युद्ध में मृत्यु भी हो गई थी। कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1526 ईस्वी पूर्व में। यहीं से मुगलों का शासन जो है इंडिया में शुरू हो गया था। सल्तनत का खात्मा और मुगलों की शुरुआत जो है इसी युद्ध से हुआ था, पानीपत के प्रथम युद्ध से। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोदी अंतिम शासक था लोदी वंश का। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था बहलोल लोदी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। मोहम्मद साहब के 5 सिद्धांतों में जकात का अर्थ स्पष्ट कीजिए। बीटीसी 2016 में पूछा गया है, ठीक है। मोहम्मद साहब के 5 सिद्धांत हैं, उसमें जकात का अर्थ स्पष्ट करना। देखिए, 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं इसको हम लोग पहले जान लेते हैं। एक तो है शहादा, दूसरा है सलात या नमाज, तीसरा है सौम या रोजा, चौथा है जकात, पांचवा है हज। हज देखिए, नमाज देखते होंगे, 5 बार नमाज का जो है उसमें सिस्टम है मुस्लिम धर्म में। रोजा 1 महीने का रोजा होता है, उसके बाद तुरंत ईद आती है। जकात में बता रहा हूं अभी क्या होता है। हज जानते हैं, मक्का मदीना लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, ठीक है। देखिए, इस्लाम में एक प्रकार का दान देना, ठीक है, जिसको धार्मिक रूप से जरूरी और कर के रूप में देखा माना जाता है, ठीक है। जकात किसको कहते हैं? दान देने को कहते हैं, ठीक है। जकात किसको कहते हैं? जो भी आप कमाई है उसका कुछ परसेंट, कुछ हिस्सा जो है आप दान करेंगे, वो जकात में आता है। अच्छा सिस्टम है, ठीक है। प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। पृथ्वी और भूप्रपटी के नीचे अधः स्तर में 3 परतें कौन कौन सी हैं? बीटीसी 2016 में पूछा गया है। देखिए, 3 परतें हैं, 3 परतें कौन कौन सी हैं? देखिए, पृथ्वी की 3 परतें जो है, क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है। 3 परतें हैं, ये मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है। तो ये अंदर, सबसे अंदर वाला कोर हो गया। उसके बाद जो है इसके नीचे जो बीच वाला है वो मेंटल हो गया, और सबसे ऊपरी भाग जो है क्रस्ट हो गया। सबसे पतली परत जो है क्रस्ट है, भूप्रपटी जिसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं हम लोग, ठीक है। आग्नेय सेल की विशेषता बताइए। बीटीसी 2016 में पूछा गया है। आग्नेय सेल वही है जो ज्वालामुखी उद्गार से निकलता है और क्या होता है, ठंडा होने के बाद जो चट्टान बनता है उसको आग्नेय चट्टान कहते हैं या प्राथमिक चट्टान कहते हैं। यह सेल कठोर होती है। क्या होती है? कठोर होती है। सेल जो है रवेदार होती है और दानेदार होती है। सेल क्या होती है? रवेदार होती है और दानेदार होती है। सेलों की में परत नहीं होती है। देखिए, जो सेडिमेंट्री रॉक होती हैं, ठीक है, उनमें जो है परत होती है। आग्नेय सेल में परत नहीं होती है। इन सेलों में जीवाश्म भी नहीं होता है। क्या होता है? जीवाश्म भी नहीं होता है। इस सेल का संबंध जो है ज्वालामुखी क्रिया से होता है। मैं बता चुका हूं कि ज्वालामुखी द्वारा जो उद्गार होता है उससे निकलता है। इन सेलों में बहुमूल्य खनिज, सोना, चांदी, अभ्रक आदि मिलते हैं, क्योंकि नीचे से डायरेक्ट आता है तो सोना, चांदी, अभ्रक जो है बहुमूल्य रत्न है, भी मिलते हैं। प्रश्न संख्या 15 पे हम लोग आते हैं, ठीक है। देखिए, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? बीटीसी 2016 में पूछा गया है। तो मैं उतना ही बताऊंगा जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इतना लिखेंगे तो आपको जो है फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। सक्रियता के आधार पर जो है ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी, दूसरा है मृत ज्वालामुखी, तीसरा है प्रसुप्त या सुप्त ज्वालामुखी। तो ये 3 ज्वालामुखी जो है सक्रियता के आधार पर होते हैं। सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी या प्रसुप्त या सुप्त ज्वालामुखी। उद्गार के आधार पर केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी होते हैं पहला, दूसरा होता है दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी। तो ये 2 होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 16 पे हम लोग आते हैं। बालू का स्तूप कहां पाया जाता है? बीटीसी 2016 में पूछा गया है। जो बालू का स्तूप है वह कहां पाया जाता है? बीटीसी 2016 में पूछा गया है। देखिए,
पवन द्वारा रेत एवं बालू के निक्षेप से निर्मित टीलों को बालू का स्तूप या टिब्बा कहा जाता है। हवाएं जो है बहती हैं रेगिस्तानों में, वो हवाओं को उड़ा के जो है निक्षेपित करती रहती हैं, उससे जो टीला बनता है पहाड़ी आकार का, उसे बालू का स्तूप या टिब्बा कहते हैं। भौतिक भूगोल में एक टिब्बा एक टीला या पहाड़ी है जिसका निर्माण वायुडू प्रक्रिया द्वारा होता है। इन स्तूपों के आकार में तथा स्वरूप में बहुत विविधता देखने को मिलती है, मतलब विभिन्न विभिन्न तरीके का है, जिस तरह से हवा बहती है वैसा जो है इनका निर्माण होता रहता है। प्रश्न संख्या 17 पे हम लोग यहाँ पे आते हैं। मिस्टल तथा ब्लिजर्ड किस प्रकार की हवाएं हैं? मिस्टल तथा ब्लिजर्ड है किस प्रकार की हवाएं हैं? देखिए, दक्षिणी फ्रांस में मिस्टल ठंडी और शुष्क तेज हवा जो उत्तर से निचली रोन नदी घाटी के साथ भूमध्य सागर की ओर बहती है। ठीक है, मिस्टल ठंडी और शुष्क हवा है जो उत्तर निचली रोन नदी घाटी में के साथ भूमध्य सागर की ओर बहती है। ब्लिजर्ड क्या है? बर्फीली तूफानी हवा है। ये क्या है? ये बर्फीली तूफानी हवा है। मिस्टल क्या थी? ठंडी शुष्क हवा थी, ये ध्यान रखना है। यह एक हिंसक तूफानी ठंडी ध्रुवीय है, ध्रुवीय हवा, ये ध्रुव पे बहती है। ब्लिजर्ड जो है ध्रुव पे बहती है। ठीक है, जो सूखी बर्फ से लदी होती है, यह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव क्षेत्रों में साइबेरिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित है। बर्फ और बर्फ के क्रिस्टल के कारण दृश्यता कम हो जाती है, यानी कि बर्फ के कारण जो है इसमें दिखाई नहीं देता कि सामने क्या है। ब्लिजर्ड हवा तूफानी हवा है, बर्फ से, सूखी बर्फ से लदी हुई हवा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं। संविधान सभा कब बनाई गई? इसमें कुल कितने लोग थे? बीटीसी 2016 में पूछा गया है। ठीक है, संविधान सभा कब बनाई गई? इसमें कुल कितने लोग थे? देखिए, दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई। दिसंबर 1946 में पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई। कैबिनेट मिशन द्वारा दिए गए ढांचे के आधार पर 9 दिसंबर 1946 को एक संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा गठन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, देखिए, संविधान बनाने वाला संस्था जो है चुनावी प्रांतीय विधानसभा द्वारा दिया गया है, जिसमें जो 389 सदस्य थे, जिनमें 93 देसी रियासतों और 296 ब्रिटिश भारत में से थे। 93 क्या थे? देसी रियासतों से थे। 296 क्या थे? ब्रिटिश भारत से थे। संविधान देसी रियासतें नहीं समझ में आ रही तो मैं बता दूं, ये राजाओं का जहाँ पे शासन था उसको देसी रियासतें कही गई थी। ठीक है, और 296 जहाँ पे डायरेक्ट अंग्रेजों का शासन था उसकी बात हो रही थी। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है विधानसभा का अंतरिम अध्यक्ष चुने गए थे। उसके तुरंत बाद ही 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किसके रूप में? अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया और एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, एच.सी. मुखर्जी को। प्रश्न संख्या 19 पे हम लोग आते हैं। पंथ निरपेक्षता से आप लोग क्या समझते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सब जानते हैं लेकिन सही तरीके से कोई डिफाइन नहीं कर पाता है। ठीक है, देखिए, पंथ निरपेक्ष राज्य से आशय यह है कि राज्य की दृष्टि से सभी पंथ समान है, यानी कि सभी धर्म, पंथ मतलब क्या है? धर्म, सभी धर्म क्या है? समान है। पंथ एवं दर्शन के आधार पर राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है कि धर्म के आधार पर जो है राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा और राज्य की दृष्टि में सभी धर्म क्या है? समान है, बराबर है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत में सांप्रदायिक कटुता का विस्तार हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 20 पे आते हैं। कालिदास के 2 ग्रंथों का नाम लिखिए। ठीक है, देखिए, अगर महाकाव्य पूछ रहा है तो आपको जो है रघुवंशम और कुमार संभव लिखना है, यही पूछ रहा है मुख्य रूप से, लेकिन और अन्य को भी जान लीजिए, कभी कभी कुछ भी आ सकता है। नाटक इनके 3 मुख्य रूप से हैं, अभिज्ञान शकुंतलम है, विक्रमोर्वशीयम है और मालविकाग्निमित्रम है। ठीक है, ये क्या है? इनके नाटक है, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम। महाकाव्य कौन कौन से हैं? रघुवंशम और कुमार संभव। 2 खंड काव्य कौन से हैं? मेघदूत और ऋतुसंहार। मैं बार बार कहता हूँ, आप जो है बीटीसी को ढंग से पढ़ लीजिए। आप जितने भी बेसिक एग्जाम है उत्तर प्रदेश के, चाहे वो यूपी अभी आया हुआ है, बहुत ही अच्छा एग्जाम, मेरा वहाँ भी चल रहा है। ठीक है, टेस्ट सीरीज, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। अगर जो भी भाई बहन हमारे एलिजिबल है फॉर्म भरने के, तो वहाँ भी आप लोग उसको एंजॉय कर सकते हैं, सीख सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि सबको फायदा हो, और जितने भी छोटे मोटे एग्जाम है वहाँ आप जो है हावी हो सकते हैं। तो बीटीसी को आप ढंग से पढ़िए। देखिए, हमारी जो रणनीति होती है, हमारे जो स्टूडेंट हैं वो बस नौकरी के लिए पढ़ते हैं। नौकरी के लिए पढ़ेंगे, नौकरी कभी नहीं मिलेगी।
आप जो है कोर्स को पढ़िए और कोर्स को ऐसे पढ़िए ढंग से कि उस ज्ञान को स्टेबलाइज करिए ताकि बहुत दिन तक रह सके। रट्टा मारने से ठीक कम नहीं चलेगा, रटना तो है ही है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, उसको बार बार रिविजन बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 21 पे आते हैं। गुप्तकालीन चित्रकला के 2 केंद्रों का नाम लिखिए। ठीक है, 2 कला पूछ रहा है, मैं कई 4 कला बता दे रहा हूँ। ठीक है, 4 केंद्र बता दे रहा हूँ। गुप्तकालीन चित्रकला के 2 केंद्र पूछ रहा है, तो देखिए मथुरा है, सारनाथ है, उज्जैन है और अहिच्छत्र है। कुछ अन्य नगर इस युग में गुप्तकालीन कला के मुख्य कला केंद्रों के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि ये कला क्षेत्र के लिए गुप्त काल में मशहूर है मथुरा, सारनाथ, उज्जैन और अहिच्छत्र। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 22 पे आते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित 2 केंद्रों के नाम उल्लेख कीजिए। देखिए, विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत और अग्निकुंड का सिद्धांत। पहला जो है ये है कि विदेशों से आए हुए हैं, दूसरा क्या है, अग्निकुंड से उत्पत्ति हुई है वशिष्ठ। मतलब कहने का मतलब यह है कि जब भगवान परशुराम ने इनका नाश कर दिया तो उसके बाद जो है अग्निकुंड से वशिष्ठ ने ऋषि ने इनका उत्पत्ति करवाया। आगे बढ़ते हैं, क्षत्रियों का प्रश्न संख्या 23 पे हम लोग आते हैं। भोज किस वंश के राजा थे, BTC 2016 में पूछा गया है। देखिए, बस मात्र 1 नंबर का प्रश्न है किस वंश से पूछा गया, लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं तो ढंग से पढ़ें, हो सकता है ये 2 नंबर में भी आ जाए या किसी अन्य तरीके से पूछ लिया जाए, इसलिए जो मैं थोड़ा सा आपको डीप में ले जाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। राजा भोज जो है परमार शासनकाल जो है लगभग 1010 से 55 ईस्वी तक था, इनका 1055 तक था। एक भारतीय राजा थे जो परमार राजवंश के थे। राजा भोज जो है परमार राजवंश के राजा थे। ठीक है, उनकी राज्य मध्य भारत में मालवा क्षेत्र के आसपास केंद्रित थी। मध्य क्षेत्र में मालवा के क्षेत्र के आसपास केंद्रित थी। उनकी राजधानी कौन थी, धारनगर। परमार जो राजा भोज थे उनकी राजधानी क्या थी, धारनगर थी। प्रश्न संख्या 24 पे आते हैं। गीत गोविंद किसकी रचना है, BTC 2016 में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गीत गोविंद जो है जयदेव की रचना है। 12वीं शताब्दी के भारतीय कवि थे। 12वीं शताब्दी क्या थे, ये भारतीय कवि थे। यह पुस्तक वृंदावन में कृष्ण, गोपी और राधा के बीच संबंधों का वर्णन करता है। गीत गोविंद, गोविंद वही गोविंद किसका पर्यायवाची है, तो श्री भगवान श्री कृष्ण का है। गीत गोविंद तो मतलब कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में ही होगा, तो कृष्ण, गोपी और राधा के बारे में जो है इसका उसमें उल्लेख है इस बुक में। प्रश्न संख्या 25 पे आते हैं। खजुराहो मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने करवाया था, BTC 2016 में पूछा गया है। ठीक है, जो खजुराहो मंदिर का निर्माण है किसने करवाया था, देखिए चंदेल राजाओं ने 10वीं से 12वीं शताब्दी तक मध्य में भारत में शासन किया। खजुराहो के मंदिर का निर्माण जो है 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच इन्हीं चंदेल राजाओं ने करवाया था। 950 से 1050 ईस्वी तक इन्हीं चंदेल राजाओं ने करवाया था। ठीक है, खजुराहो मंदिर का निर्माण। प्रश्न संख्या 26 पे आते हैं हम लोग। ठीक है, भक्तिकालीन 2 संतों के नाम लिखिए, BTC 2016 में पूछा गया है। भक्तिकालीन 2 संतों का नाम बताना है आपको। ठीक है, ये BTC 2016 में आपके पूछा गया है। भक्तिकालीन सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत आने वाले प्रमुख कवि कौन कौन थे, देखिए 2 संतों का नाम पूछा गया है। भक्तिकालीन सगुण थे और निर्गुण थे। ठीक है, तो मैं सब जो है बहुत ज़्यादा बता दे रहा हूँ, किसी को भी याद कर सकते हैं, लेकिन एक आइडिया डेवलप होगा तो आप जो है कहीं भी हावी रहेंगे। ठीक है, और कहीं भी पॉइंट बना के लिखेंगे तो आपको जो है अच्छे मार्क्स मिलेगा। एग्जामिनर ये सोचेगा कि हाँ भाई बच्चे ने मेहनत की है, जानकारी है इसको। तो भक्तिकालीन जो है कबीर कौन थे, कबीरदास थे, तुलसीदास थे, सूरदास थे, नंददास थे, कृष्णदास थे, परमानंदास थे, कुमुददास थे, चतुर्भुजदास थे, छित स्वामी थे, गोविंद स्वामी थे, हित हरिवंश थे, रघुवर भट्ट थे, मीराबाई थी, स्वामी हरिदास थे, सूरदास मदन मोहन थे, श्री भट्ट थे, व्यास, रसखान, ध्रुवदास और चैतन्य महाप्रभु, रहीमदास। इतने जो है भक्तिकालीन संत थे, जो कम से कम 10 याद कर लीजिए। ठीक है, एक आइडिया लग जाएगा, आपने तो इतिहास सब पढ़ा है तो थोड़ा सा याद हो जाएगा। ठीक है, जलवायु का अर्थ स्पष्ट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जलवायु मौसम में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो आज यहाँ पे हम लोग दूर कर लेंगे और जो है हमेशा हमेशा के लिए इसको याद कर लेंगे। ठीक है, जलवायु जो है किसी स्थान के वातावरण की दशा को व्यक्त करने वाली के लिए प्रयोग किया जाता है। यह शब्द मौसम से काफी करीब है। देखिए, जो जलवायु और मौसम में कुछ अंतर होता है। जलवायु बड़े भूखंडों के लिए बड़ा कालखंड होता है, यानी कि देखिए कहते हैं लोग कि 30 साल जो है 30 साल से ऊपर तक अगर एक ही तरह का मौसम है बहुत बड़े भूखंड में, तो उसको क्या कहेंगे, जलवायु कहेंगे। छोटे भूखंड में है 30 साल से कम के लिए, तो उसको क्या कहेंगे, उसको मौसम कहेंगे। मौसम अपेक्षाकृत छोटे कालखंड के लिए होता है और छोटे भूखंड के लिए भी होता है। ठीक है, मौसम छोटे समय के लिए, छोटे भूखंड के लिए,
जलवायु बड़े भूखंड के लिए और बड़े समय के लिए, बस यही अंतर है। ठीक है, प्रश्न संख्या 28 पे आते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, बीटीसी 2016 में पूछा गया है। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, बीटीसी 2016 में पूछा गया है। देखिए, जो संविधान का मूल पाठ था उसमें 22 भाग थे और 395 लेख थे, लेकिन वर्तमान में जो है 470 अनुच्छेद हो गए हैं और 25 भाग हो गए हैं। ये ध्यान रखें, दोनों का हम बता दिए हैं यहाँ पे। मूल संविधान में 22 भाग थे, 395 लेख थे। वर्तमान में 25 भाग हैं और 470 अनुच्छेद हैं। लेख मतलब अनुच्छेद है, ठीक है। लेख का मतलब जो है यहाँ पे अनुच्छेद से मतलब है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 29 पे आते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आने वाले 2 स्वतंत्रताओं का उल्लेख कीजिए, बीटीसी 2016 में पूछा गया है। ये मात्र 2 का पूछा है, मैं जो है लगभग सबको बता दूंगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के संबंधित 6 अधिकारों का संरक्षण, वाणी की अभिव्यक्ति। पहला क्या है इसमें, जो है अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के संबंधित 6 अधिकारों का संरक्षण है, वाणी की अभिव्यक्ति, यानी कि आप जो है किसी की स्वतंत्रता को हनन किए हुए कुछ भी आप अभिव्यक्त कर सकते हैं, बोल सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। ठीक है, अपना संगठन बना सकते हैं। कुछ संगठनों पे रोक है, मतलब जैसे आतंकवादी संगठन नहीं बना सकते हैं, जो देश विरोधी हो, ये सब नहीं। आंदोलन कर सकते हैं शांतिपूर्ण, जो है कोई भी आंदोलन कर सकते हैं, किसी का विरोध कर सकते हैं शांतिपूर्ण ढंग से। निवास स्थान कहीं भी जाकर रह सकते हैं, कोई भी पेशा अपना सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 20 पे आते हैं। अपराधों के लिए दोष संबंध में संरक्षण। ठीक है, क्या है, दोषी से संबंध में संरक्षण, यानी कि कोई भी आप गलती करते हैं तो आपसे डायरेक्ट जो है आपके खिलाफ कोई भी आपके खिलाफ कार्रवाई, मतलब कि आपके खिलाफ गवाही नहीं करने के लिए बाधित किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 21 पे आते हैं। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 ए में क्या है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है फ्री शिक्षा देने का अधिकार है। अनुच्छेद 22 में कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा। ठीक है, यानी कि कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा है। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 22 में 30 पे आते हैं, अंतिम प्रश्न पे आते हैं। भूस्खलन क्या है, यानी कि भूस्खलन से क्या तात्पर्य है, अर्थ क्या है इसका, बीटीसी 2016 में पूछा गया है। भूस्खलन अंग्रेजी में लैंडस्लाइड कहते हैं, एक भूवैज्ञानिक घटना है जिसमें सैल, मिट्टी, मलबे के एक भाग को नीचे की ओर खिसकना या संचलन शामिल होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, किसी सैल का यानी कि पत्थर का, मिट्टी का या मलबे को जो है एक स्थान से नीचे स्थान पर खिसकना होता है। यह संचलन छोटे या स्थानीय बदलावों को लेकर बड़े एवं विनाशकारी घटनाओं तक भिन्न भिन्न पैमाने पर हो सकता है। यह छोटे स्तर पर भी हो सकता है, बहुत बड़े स्तर पर भी हो सकता है। मैक्सिमम जो है ये लैंडस्लाइड की घटनाएं आपको बरसात के दिनों में पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आपसे बस एक अपील और निवेदन करते हैं कि चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।